नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में। मैं श्यामू सिंह और ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। पॉलिटी जो होती है वो हमारी करंट से जुड़ी होती है, करंट समसामयिकी से जुड़ी होती है। हम टीवी देख रहे होते हैं, हमारे सामने पॉलिटी चल रही होती है। हम अखबार पढ़ रहे होते हैं, हमारे सामने पॉलिटी चल रही होती है। तो प्रत्येक दिन ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन न्यूज़ में भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बारे में नहीं दे रखा होता है। तो प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं हमारे सामने पॉलिटी चल रही होती है, हम पॉलिटी देख रहे होते हैं। पॉलिटी जो होती है वो करंट से जुड़ी होती है, तो इसको हम करंट से जोड़कर ही सीखेंगे। पॉलिटी भारतीय संविधान एक ऐसा विषय होता है, जितने आपके स्टेट लेवल एग्ज़ाम हैं, यूपी पीसीएस हो या लोअर पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, यूपीएसआई हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, डीएसएसबी हो, यूपी लेखपाल हो, रेलवे हो, सीटेट हो, डीएसएसबी हो, जितने आपके स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं लगभग 20% भारतीय संविधान का पार्ट रहता है। तो इस वीडियो में हम भारतीय संविधान को ही पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है, जिसमें 22 भाग एवं 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो पुस्तक की तरह है, जिसमें 22 अध्याय हैं, जिसे हम 22 भाग कहते हैं। और जो ये 22 भाग हैं ये 395 अनुच्छेदों में विभक्त हैं। और जैसे हर पुस्तक के पीछे कुछ सूचियाँ दे रखी होती हैं, तो इसी तरह अपने भारतीय संविधान में भी कुछ सूचियाँ दे रखी हैं। इनमें कुछ विशेष दर्शाया होता है। तो ये पीछे हैं, इसीलिए इनको अनुसूचियाँ कहते हैं। तो ऐसी हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। कोई भी पुस्तक खोलते ही पहले उसका अध्याय नहीं प्रारंभ होता है, उस पुस्तक के पहले उसका इंडेक्स दे रखा होता है, उसकी भूमिका दे रखी होती है। इसी तरह अपने भारतीय संविधान में भी संविधान स्टार्ट होने से पहले संविधान की प्रस्तावना दे रखी है। प्रस्तावना वास्तविक रूप क्या होता है? प्रस्तावना संविधान का एक सार रूप होता है। संविधान हमारे लिए क्या प्रावधान करता है, पूरा का पूरा दर्शन आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको देखने को मिलता है। तो शुरुआत करते हैं अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हमारे प्रस्तावना की शुरुआत हो रही है, प्रस्तावना के एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे उद्देशिका के नाम से जानते हैं, और इसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है प्रियम्बल। तो हमारे प्रस्तावना की शुरुआत हो रही है, हम भारत के लोग। यहाँ पे हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? इसका कुछ अलग और गहरा अर्थ है, समझते हैं। अपने भारतीय संविधान में सबसे सर्वोच्च पद कौन सा है? भारत के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, यह सर्वोच्च न्यायालय है। आपका जवाब होगा ये तीनों ही नहीं, क्योंकि सबसे ऊंचा है देश का संविधान। इससे ऊंचा ना ही भारत के प्रधानमंत्री हैं, ना ही राष्ट्रपति हैं, और ना ही सर्वोच्च न्यायालय है। सबसे ऊंचा है देश का संविधान, इससे ऊंचा कोई नहीं है, इससे कोई शक्तिशाली नहीं है। तो आखिर बात आती है कि जब सबसे ऊंचा है देश का संविधान, इससे ऊंचा कोई नहीं है, इससे शक्तिशाली कोई नहीं है, तो आखिर इसको शक्ति देने वाला कौन है? तो यहीं से शुरुआत होती है अपने प्रस्तावना की कि हम भारत के लोग, यानी मैं और आप, हम सभी लोगों ने भारत का निर्माण किया है। ये है अर्थ इन सभी शब्दों का। हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों ने। अब देखिए, भारत की जो आगे शब्द दिखाई दे रहे हैं पूरे के पूरे भारत की प्रकृति को डिफाइन करते हैं। तो हमने भारत को कैसा बनाया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि एक ऐसा देश जहाँ पर सिर्फ उसके नियम और कायदे कानून लागू होते हों, यानी जिस देश के वासी जो लोग होते हैं उसी देशवासी के लोगों के सिर्फ वहाँ पर नियम और कायदे कानून लागू होते हों, वो कहलाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी 1947 में भारत आज़ाद होने से पहले यहाँ पर किसकी हुकूमत चलती थी? यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत चलती थी। यानी 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद एक अपना संविधान बना, संविधान में अपने नियम और कायदे कानून बने, तब जाके हम बने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी आंतरिक रूप और बाहरी दृष्टि से जब हम दोनों रूप से जब स्वतंत्र हुए, तब हम कहलाए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब 1947 में भारत आज़ाद होने से पहले इसका मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं थे। भारत आज़ाद होने के बाद एक अपना संविधान बना, संविधान में अपने नियम और कायदे कानून बने, तब जाके हम बने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी आंतरिक रूप और बाहरी दृष्टि से जब हम दोनों रूप से जब स्वतंत्र होते हैं, तब कहलाते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी किसी और देश का कानून हमारे देश पे लागू ना होता हो, तब हम कहलाते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। नेक्स्ट समझते हैं समाजवादी। हमने अपने भारत को कैसा बनाया है? हमने अपने भारत को समाजवादी बनाया है। देखिए, इसके दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है समाजवादी, दूसरा होता है पूंजीवादी। पूंजीवादी कंसेप्ट में समस्या क्या होती है? पूंजीवादी
कंसेप्ट में समस्या होती है कि सरकार की ऐसी आर्थिक व्यवस्था जहाँ पर लोगों को पूरी तरह से छूट हो। यदि वहाँ पर लोगों को पूरी तरह से छूट दे दी जाए, वहाँ पर सरकार का कोई हस्तक्षेप ही ना रहे, तो सामान्यतः लगभग यही होता है कि लगभग कुछ दिनों के बाद लगभग सारे की सारी संपत्ति, सारा का सारा पैसा कुछ लोगों के हाथों में आ जाएगा। लगभग 99% लोगों की संपत्ति 1% लोगों के हाथों में आ जाएगी। लगभग 99% लोग लगभग गरीब हो जाएंगे। तो इसमें असमानता की भावना पनपती है, यहाँ पर विद्रोह की भावना पनपती है। इसीलिए इसका ठीक अपोजिट होता है समाजवादी। हमने समाजवादी कंसेप्ट को अपनाया है, जिसमें सरकार अपनी जनता के लिए उत्थान के लिए विशेष प्रयास करती है। सरकार विशेष प्रयास ये करती है कि सरकार के जो आर्थिक संसाधन हैं वो अपनी जनता के साथ बराबर शेयर कर सके। जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट आदि जो उसके आर्थिक संसाधन होते हैं वो अपनी जनता के साथ बराबर शेयर कर सके। तो सरकार का विशेष दायित्व रहता है कि सरकार के जो आर्थिक संसाधन होते हैं वो अपनी जनता के साथ बराबर शेयर करती है। तो इसीलिए हमने समाजवादी कंसेप्ट को अपनाया है, ना कि हमने पूंजीवादी कंसेप्ट को अपनाया है। नेक्स्ट समझते हैं पंथ निरपेक्ष। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अपने राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं होगा। हम सभी धर्मों को समान महत्व देंगे, हम किसी धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दे देंगे। एक जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे एक अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, वो इस्लाम धर्म को मानता है, उसके राज्य का नाम है इस्लाम धर्म। जैसे पड़ोसी देश बांग्लादेश, वो इस्लाम धर्म को मानता है, उसके राज्य का नाम है इस्लाम धर्म। अपने यहाँ भारत में देखिए, हिंदू बहुसंख्यक होते हुए हमने यहाँ पर हिंदू धर्म को नहीं अपनाया। हमने यहाँ पर उनसे उच्च आदर सोचा, जहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। हमने पंथ निरपेक्षता को अपनाया, यानी हम किसी धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देते, हम सभी धर्मों को समान महत्व दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, अपने यहाँ राजकीय अवकाश में दीपावली की छुट्टी होती है, बकरीद की छुट्टी होती है, क्रिसमस डे की छुट्टी होती है। ये क्या है? यही तो है क्रिसमस, यही तो है पंथ निरपेक्षता। यानी हम किसी धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देते, हम सभी धर्मों को समान महत्व दे रहे हैं। नेक्स्ट समझते हैं लोकतंत्रात्मक। जहाँ पर लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली सरकार लोकतंत्रात्मक कहलाती है। जो हम पर शासन करता है उसको चुनने का अधिकार हम लोगों के पास होता है। एक पड़ोसी देश जैसे चीन है, जहाँ पर अपने इंडिया से भी ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन है, मगर वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर लोगों को चुनने का अधिकार नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार रहती है। तो एक हम सभी लोगों को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो इस विरासत में हम सभी लोगों को एक लोकतंत्र प्राप्त हुआ है। जो हम पर शासन करता है उसको चुनने का अधिकार हम लोगों के पास होता है। जहाँ पर लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली सरकार लोकतंत्रात्मक कहलाती है। नेक्स्ट गणराज्य। देखिए, लोकतंत्र और गणराज्य लोग एक ही समझ लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। गणराज्य या गणतंत्र, गणतंत्र उसे कहते हैं जहाँ पर वंशानुगत न होकर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्र का जो सर्वोच्च नागरिक होता है वो चुन कर आता है, वो गणतंत्र कहलाता है। जैसे अपने यहाँ भारत के राष्ट्रपति देखिए, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और उस चुनाव में चुनकर आते हैं। तो अपने यहाँ गणतंत्र है। एक देश है ब्रिटेन में, वहाँ पर गणतंत्र नहीं है। वहाँ पर किंग या क्वीन जो भी होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, ना कि चुनकर आते हैं। तो भारत एक गणतंत्र देश है जहाँ पर वंशानुगत ना होकर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद निर्वाचित होते हैं, गणतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट समझते हैं बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। देखिए, हमारा संविधान जो है 3 प्रकार के न्याय की बात करता है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, ये थोड़ा सामाजिक को समझना जरूरी है। सामाजिक, आजकल जो भी सरकार सारी योजनाएं चलाती है सारी की सारी सामाजिक से रिलेटिव चलाती है। और सामाजिक, जब आप यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम में आप रिटन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ से आपके बहुत से सारे प्रश्न आते हैं। तो सामाजिक का एक टॉपिक ही अलग हो जाता है, तो सामाजिक को थोड़ा समझना ज़रूरी है। सामाजिक का अर्थ होता है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जहाँ पर किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो। सरकार का विशेष दायित्व रहता है कि सरकार के जो समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास करें।
और विशेष प्रयास ये करें उनको भी विशेष रियायतें दें, और विशेष रियायतें इसलिए नहीं दें कि जो सामान्य हैं उनसे भी उनको ऊँचे उठाया जा सके, उनको भी बराबरी पे लाया जा सके। तो सरकार का विशेष दायित्व होता है कि सरकार के जो आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास करें, उनको विशेष रियायतें दें। तो ये हमारा सामाजिक न्याय कहलाता है। नेक्स्ट है आर्थिक। हमारा संविधान कहता है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो। ऐसा नहीं कि लगभग 73% लोगों की संपत्ति लगभग 22% लोगों के हाथों में और लगभग 73% लोग लगभग गरीब हों। तो हमारा संविधान ये भी कहता है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, हमें आर्थिक स्थिति के आधार पर हमको न्याय मिले। नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय। देखिए, व्यक्ति को सबसे शक्तिशाली यही बनाता है। इसमें स्त्री हो या पुरुष हो, अनपढ़ हो या विद्वान हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और उस चुनाव में सभी को वोट डालने का अधिकार है। और उस वोट की वैल्यू क्या है? उस वोट की वैल्यू 1 है। ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो कम पढ़ा लिखा है उसकी वोट की वैल्यू कम होगी। तो हमारा संविधान ऐसा हमको नहीं कहता है। हमारा संविधान ये हमको न्याय देता है। इसमें स्त्री हो या पुरुष हो, गरीब हो या अमीर हो, अनपढ़ हो या विद्वान हो, सभी को वोट डालने का अधिकार है और उस वोट की वैल्यू क्या है? उस वोट की वैल्यू 1 है। तो ये हमारा संविधान हमको न्याय देता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अपने यहाँ एक चाय बेचने वाले भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और अखबार बेचने वाले भारत के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये आपके सामने एग्जाम्पल हैं। ये संविधान हमको न्याय दिया है। नेक्स्ट है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए, हमारा संविधान जो है 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है। देखिए, व्यक्ति को जहाँ पे न्याय दिया गया है वहाँ पर व्यक्ति को स्वतंत्रता की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति को न्याय मिला है, व्यक्ति को न्याय के साथ साथ अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता ही ना दी जाए तो न्याय का कोई अर्थ नहीं होता है। तो यदि व्यक्ति को न्याय दिया गया है तो न्याय के साथ साथ स्वतंत्रता भी ज़रूरी है। यदि न्याय नहीं मिलेगा तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का उत्थान ही नहीं हो पाएगा। तो न्याय के साथ साथ हमारा स्वतंत्रता भी जरूरी है। तो स्वतंत्रता, हमारा संविधान जो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है। विचार, हम किसी भी प्रकार के विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, इसके लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट विश्वास, हम ये इससे थोड़ा व्यापक है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति हर व्यक्ति को अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति अपने आप को फिल्म के माध्यम से अभिव्यक्ति करता है, कोई पेंटिंग के माध्यम से अभिव्यक्ति करता है, कोई लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्ति करता है, कोई डांस के माध्यम से अभिव्यक्ति करता है। तो हर व्यक्ति को अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता अपना संविधान देता है। नेक्स्ट है विश्वास की स्वतंत्रता। हम किसी भी विचारधारा में, किसी भी पार्टी में विश्वास कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इस पर राज्य किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता। हम किसी भी धर्म में जन्म लिए हैं, हम किसी भी धर्म में नहीं भी जन्म लिए हैं, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं या किसी भी धर्म को नहीं भी मान सकते हैं, इसके लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता हमारा संविधान हमको देता है। नेक्स्ट है उपासना की स्वतंत्रता। हमारी पूजा पद्धति कैसी हो, इस पर राज्य हमसे नहीं कहेगा आपको पूजा अर्चना इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आपको करनी चाहिए। तो इस पर राज्य हमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है। इसके लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। हम पूजा अर्चना अपनी किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा। इसको थोड़ा इंग्लिश वर्ड हम यूज़ करते हैं, जैसे स्टेटस, स्टेटस की समानता, सभी का एक जैसा स्टेटस दिखे। आजकल सरकार ने लाल बत्ती भी बंद कर दी। इसका क्या रीज़न है? इसका यही रीज़न है कि कोई व्यक्ति ऊंचा ना दिखे, कोई व्यक्ति नीचा ना दिखे, सभी का एक जैसा स्टेटस दिखे। हमें समाज में समानता लानी है, तो कोई व्यक्ति ऊंचा और कोई व्यक्ति नीचा ना दिखे, हमें आपस में समानता बनानी है। नेक्स्ट अवसर की समानता। हमारा संविधान हमको अवसर देता है, हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के उत्थान के लिए हमको अपॉर्चुनिटी देता है हमारा संविधान। नेक्स्ट समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। देखिए, हमारा संविधान जो है
वो व्यक्ति को सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, हमारा संविधान ये भी कहता है व्यक्ति को जीने का अधिकार है और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। हमारा संविधान ये भी नहीं कहता है कि व्यक्ति को सिर्फ जीने का अधिकार है। हमारा संविधान ये भी कहता है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। तो जीने का अधिकार हमारा संविधान हमको देता है। नेक्स्ट है राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए, एकता और अखंडता एक ही जैसे लगते हैं, थोड़ा से टेक्निकल भाषा में समझते हैं। जैसे एकता है वो एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है और अखंडता जो है एक भौगोलिक संकल्पना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर एकता को अपनाया क्योंकि हमें भारत में एकल नागरिकता को बनाए रखना था, यहाँ इसीलिए यहाँ पर एकता को अपनाया गया है। जैसे हम कहते हैं विविधता में एकता। नेक्स्ट है अखंडता। भारत का कोई भी अटूट अंग भारत देश से अलग होने की इजाज़त नहीं है। भारत का कोई भी राज्य भारत देश से अलग होने की इजाज़त नहीं देता है। हमें आपस में अखंडता बनाए रखनी है। नेक्स्ट है सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। हमें आपस में भाईचारे का रिश्ता बना के रहना है। इसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सभी आपस में भाई भाई, हमें आपस में भाईचारे का रिश्ता बना के रहना है। नेक्स्ट है बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये तिथि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तिथि को अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसी तिथि को लगभग 15 भाग लागू कर दिए गए थे। शेष संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये तिथि इम्पॉर्टेंट है जिसमें कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था संविधान को बनने में। तो इस तिथि को अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसको हमने हिंदी तिथि मार्ग में लिखा है। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकार करना यानी स्वीकार करते हैं और अधिनियमित इनेक्ट यानी लागू करते हैं और आत्मार्पित अपने आप को और भारत की जनता को समर्पित करते हैं। तो इन सभी शब्दों का क्रम इसी तरीके से याद रखना है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में इन सभी शब्दों का क्रम पूछा जाता है, तो यहाँ से इनका क्रम बदला हुआ होता है, तो वहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सभी शब्दों का क्रम इसी तरीके से याद रखना है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो ये आज की हमारी प्रस्तावना रही। आप सभी लोगों को कैसे लगी, हमें आप सभी लोग अपने कमेंट में अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे जो भी संबंधित प्रश्न हैं प्रस्तावना से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जो आज तक सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। सारे के सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।